नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन के क्रम में अब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और विदेश नीतियों से संबंधित विषय का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नवीन प्रवृत्तियां किस रूप में स्थापित हुई हैं और क्या उनका स्वरूप रहा है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध ने उन परिस्थितियों को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया जिन पर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था आधारित थी, और यही कारण है कि जैसे ही ये युद्ध समाप्त हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध, उसके उपरांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का स्वरूप जो है वो बहुत भिन्न और अलग प्रकार से अभिव्यक्त हुआ। जनरल स्मट्स ने जून 1921 में एक इंपीरियल कॉन्फ्रेंस में वक्तव्य के दौरान उन्होंने इस तथ्य की ओर संकेत किया कि निसंदेह अब जो केंद्र है, रंगमंच जो है वो यूरोप से दूर एशिया और प्रशांत महासागर के क्षेत्र में शिफ्ट हो गया है, और अब आगामी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रशांत महासागरीय क्षेत्र की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। इसी प्रकार टीवी काली जारवी ने भी इस संबंध में अपने विचार अभिव्यक्त करते हुए कहा कि आजकल अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था का पुनर्गठन हो रहा है, और ये पुनर्गठन जो है इसमें पूर्ववर्ती राज्य व्यवस्था का स्वरूप और जो राज्य व्यवस्था है वो धीरे धीरे नवीन राजनीतिक व्यवस्था के रूप में परिवर्तित हो रही है, और जो साम्राज्य हैं उनका पतन हो रहा है, उपनिवेश स्वतंत्रता प्राप्त करते जा रहे हैं, और स्वतंत्रता प्राप्त जो देश हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय राज्य जो है वो एक स्वतंत्र भूमिका निभाने के रूप में अपने आप को क्षमता युक्त आधार पर स्थापित कर रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव डालने वाले द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत जो तत्व और प्रवृत्तियां हैं उनका विवेचन हम करते हैं। सबसे पहली बात है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात यूरोपीय प्रभुत्व का पूरी तरह से अंत हो गया और एशिया और अफ्रीका का जागरण हुआ। महाद्वीपीय आधार पर यदि देखा जाए तो यूरोपीय महाद्वीप द्वितीय विश्व युद्ध के काल तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक मुख्य निर्णायक केंद्र रहा। समस्त युद्ध, समझौते, संधि आदि की पृष्ठभूमि, उसके निर्धारण और नियंत्रण की भूमिका में यूरोप अपने आप को सबसे प्रमुख स्थान पर स्थापित किए हुए था। लेकिन यूरोपियन राष्ट्रों ने विशाल साम्राज्यों की भी स्थापना की, और ये विशाल साम्राज्य जो हैं वो जैसे जर्मनी, इटली और ब्रिटेन, फ्रांस, इनकी गणना महान राज्यों के अंतर्गत की जाती थी। लेकिन विश्व का नेतृत्व द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप से निकलकर संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय देशों के तुलना में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के हाथ में आ गया, और इस तरह से यूरोपीय प्रभुत्व जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर वो शिथिल हो गया। और साथ ही साथ महाद्वीपीय आधार पर अफ्रीका और एशिया के देशों में भी नव जागरण की प्रक्रिया के आधार पर एक चेतना विकसित हुई, जिसके परिणाम स्वरूप अफ्रीका और एशिया भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी स्वतंत्र और महत्वपूर्ण भूमिका में आ गया। दूसरी विशेषता है कि परमाणु युग का सूत्रपात होगा। 1945 में 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर अणुबम डाला गया, और इस अणुबम ने एक प्रकार से मनुष्य को अति मानुषी शक्ति प्रदान करके और बहुत व्यापक स्तर पर तबाही मचाई। परमाणु शक्ति का आविष्कार अमेरिका के प्रयासों से और अमेरिकी नेतृत्व में हुआ,
और इसका जो प्रयोग है वो हिरोशिमा, जापान के 2 शहर हिरोशिमा नागासाकी पर किया गया, जिसके परिणाम इतने घातक और इतने कहना चाहिए अमानवीय प्रकार के थे कि जो अणु शक्ति का प्रभाव है वो प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने वाला एक मुख्य कारक बन गया। जेट विमान के रूप में, नाभिकीय बमों के रूप में, अस्त्र शस्त्रों के रूप में इस शक्ति के प्रयोग और जो प्रयास हैं उनके कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का स्वरूप पूरी तरह से परिवर्तित हो गया। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एशिया और अफ्रीका के देशों की लगातार एक के बाद एक स्वतंत्रता और जन जागरण आंदोलन के आधार पर एक स्वतंत्र और बहुत महत्वपूर्ण प्रकार की भूमिका का निर्धारण हुआ। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सिद्धांतों और विचारधाराओं के मध्य संघर्ष की स्थिति विकसित हुई। इसका प्रभाव बहुत व्यापक हुआ, जो आगे शीत युद्ध की तरह से अभिव्यक्त हुआ और बहुत लंबे समय तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को उद्वेलित करता रहा। तो सिद्धांत और विचारधाराओं का संघर्ष, चाहे वो साम्यवाद और लोकतंत्र के नाम पर हो या और दूसरे प्रकार की अपनी विचारधाराओं के आधार पर हो, तो उग्रवादी और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं और विचारधाराओं के बीच में संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अनेक आधारों को निर्णित करने में एक प्रकार की केंद्रीय भूमिका में रहा। इसी प्रकार सैनिक गुटबंदी और प्रादेशिक सैनिक संगठनों का निर्माण किया गया। साम्यवादियों का बढ़ता हुआ प्रभाव और सोवियत संघ की बढ़ती हुई शक्ति को सीमित और बहुत कमजोर करने के लिए सोवियत संघ और साम्यवादी देशों के विरुद्ध अमेरिका और उनके समर्थक देशों ने अनेक सैनिक संगठनों का और गुटों का निर्माण किया। 1949 में नाटो का निर्माण हुआ, 1954 में सीटो, सेंटो, वारसा एक के बाद एक प्रतिस्पर्धी रूप में अनेक प्रकार के सैनिक संगठनों और गुटों का निर्माण किया गया। अनेक सैनिक संधियां और शांति स्थापना के लिए की गई, लेकिन इनमें वस्तुतः युद्ध की क्रिया और युद्ध की मंशा, अपने आप को बचाने की मंशा जो है वो स्पष्ट रूप में छुपी हुई थी। इसी प्रकार मध्य पूर्व और सुदूर पूर्वी क्षेत्र का महत्व जो है वो तुलनात्मक रूप में बढ़ गया। मध्य पूर्वी क्षेत्र में तेल के अपूर्व भंडार प्राप्त हुए और क्योंकि समस्त औद्योगिक आर्थिक व्यवस्था में ये तेल भंडार एक मुख्य केंद्रीय भूमिका निभा सकते थे और अर्थव्यवस्था के आधार पर राजनीतिक उद्देश्यों में अपनी प्रखरता स्थापित कर सकते थे, इसी आधार पर मध्य पूर्वी क्षेत्र जो है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक निर्णय कारक बना, क्षेत्र बना। सुदूर पूर्वी क्षेत्र में चीन और भारत का उदय और उनका शक्तिशाली जो एक आधार था, यह आधार भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक दिशा परिवर्तन का और क्षेत्र परिवर्तन का आधार तैयार करता है। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विश्व सरकार की स्थापना होनी चाहिए, वसुधैव कुटुंबकम वाली भावना का विस्तार हुआ, क्योंकि जैसे जैसे परमाणु शक्ति बढ़ती गई, परमाणु विनाशकता का प्रभाव व्यापक रूप में देखने में आया और इस प्रभाव ने एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक चिंतन में विशेष प्रकार की परेशानी और चिंता का प्रादुर्भाव किया, क्योंकि ऐसा समझा जाने लगा कि यदि इस परमाणु शक्ति को सीमित नहीं किया गया तो इसके विनाश को सीमित करना संभव नहीं रहेगा और ये परमाणु शक्ति का प्रयोग संपूर्ण विश्व समुदाय को अपने प्रभाव में, अपनी चपेट में लेगा। इस उद्देश्य से और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपने प्रभुत्व को बनाए रखने के उद्देश्य से अणु शक्ति के सीमित प्रयोग करने की प्रक्रिया और भावना का विस्तार हुआ और इसके लिए जिस सद्भाव की जरूरत थी उस सद्भावना को पूरा करने के विकल्प के रूप में वसुधैव कुटुंबकम की विश्व सरकार की भावना का विस्तार हुआ,
जिसका एक परिणाम जो है वो यूएनओ के रूप में, संयुक्त राष्ट्र संघ के रूप में देखने में आया। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का लोकतंत्रीकरण हुआ और उग्रवादी जितने भी कारक थे, विचारधारा के रूप में या एक्टिविटीज़ के रूप में या संगठन और इकाइयों के रूप में, धीरे धीरे उनकी प्रखरता शिथिल होती गई, कमज़ोर होती गई और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति लोकतंत्र के विकास की दिशा में अग्रसर होने लगी। इसी प्रकार महाशक्तियाँ जो हैं उनकी संख्या में भी कमी आई। पहले अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऑस्ट्रिया, फ्रांस, ब्रिटेन, एवं पुर्तगाल, जर्मनी आदि सभी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में थे, लेकिन धीरे धीरे ये महाशक्तियाँ जो हैं वो मुख्यतः दो महाशक्ति के रूप में अमेरिका और सोवियत संघ की तरह से परिभाषित हुई। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आर्थिक रूप में परस्पर सहायता करने की एक प्रैक्टिस थी, वो प्रैक्टिस भी कूटनीति के रूप में अभिव्यक्त होने लगी। सहायता की कूटनीति, आवश्यक होने पर जो परस्पर लेन देन के समझौते आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत किए जाते हैं, उनको लेकर भी एक प्रकार की कहना चाहिए कूटनीति, बहुत सोच समझ के उससे राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास जो है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अधिक प्रखर होने लगा। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस विश्व सरकार की परिकल्पना को पूरा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संगठन के रूप में यूएनओ की भूमिका जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो गई। सभी देशों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय भावना और अंतर्राष्ट्रीयता को कायम करने के लिए विश्व सरकार का एक प्रयास यूएनओ के रूप में किया गया। परमाणु प्रतिस्पर्धा और उसके जो प्रयास हैं वो निरंतर चेक करने के बावजूद भी लगातार बढ़ते रहे और साथ ही साथ निशस्त्रीकरण के प्रयास भी बढ़ते रहे। दो बहुत विरोधी प्रकार की प्रवृत्तियाँ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक ही समय पर देखी जा रही हैं कि एक तरफ शस्त्रीकरण का प्रयास किया जा रहा है, परमाणु शस्त्रीकरण का, और दूसरी तरफ उस शस्त्रीकरण के कुप्रभाव को रोकने के लिए शस्त्रीकरण के साथ साथ निशस्त्रीकरण की दिशा में भी अग्रसर हो रहे हैं। हालांकि ये दोनों प्रवृत्तियां परस्पर एक दूसरे के विपरीत हैं। जहां शस्त्रीकरण असुरक्षा के भाव को मजबूत करता है, वहीं निशस्त्रीकरण सभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समस्त देशों के लिए एक प्रकार से सुरक्षित भविष्य का आश्वासन देता है। तो फाइनली जो शस्त्रीकरण है उसका भी जो भावना, जिस भावना से शस्त्रीकरण किया जा रहा है, उस भावना को चेक करने के लिए निशस्त्रीकरण का भी प्रयास हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। लगातार एक के बाद एक शिखर सम्मेलन, विभिन्न प्रकार के निशस्त्रीकरण की संधियाँ, इन संधियों को लागू करने के लिए विभिन्न जो प्रयास किए जा रहे हैं, कभी मंत्री स्तर की, कभी शिखर सम्मेलन के रूप में, विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं शस्त्रीकरण और निशस्त्रीकरण दोनों दिशाओं में अग्रसर हो रही हैं। साथ ही साथ एक और नई प्रवृत्ति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में गुट निरपेक्षता की तरह से अभिव्यक्त होती है। ये गुट निरपेक्षता जहाँ तक संभव हो परस्पर विरोधी गुटों में शामिल न होकर अपने आप को पृथक स्थापित करना, स्वतंत्र रूप में मजबूती से अपने आप को स्थापित करना एक प्रवृत्ति के रूप में गुट निरपेक्षता की तरह से अभिव्यक्त हुआ। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के काल तक विश्व पूरी तरह से दो गुटों में बंट चुका था। हम ये कह सकते हैं कि शीत युद्ध का शुभारंभ द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति, जिस समय हिरोशिमा नागासाकी पर बम्बार्डमेंट हुआ, उसके तुरंत बाद ही शीत युद्ध के रूप में जो बीज हैं वो प्रखर हो गए या महसूस किए जाने लगे। तो गुटों से जब भारत, एशिया और अफ्रीका के अनेक देश स्वतंत्र हुए, स्वतंत्र होने के बाद उनके पास ये एक विकल्प ये था कि वो या तो साम्यवादी गुट में अपने आप को शामिल करें या अमेरिका और उसके समर्थक देशों वाले गुट में अपने आप को जोड़ें।
लेकिन एशिया अफ्रीका के अधिकांश देशों ने ये महसूस किया कि दोनों गुटों की जो सदस्यता है वो एक प्रकार से गुटीय आधार पर उनको राजनीतिक और राष्ट्रीय लाभ से वंचित करेगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो एक बहुत विकट समय से उपनिवेशवादी और साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत विकट समय से गुजर चुके थे और गुलामी के रूप में उसकी पुनरावृत्ति नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने आप को दोनों गुटों से पृथक, असंलग्न और गुट निरपेक्ष मंच के रूप में स्थापित किया। भारत में भी जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था कि जहाँ तक संभव हो हमें परस्पर विरोधी गुटों की सदस्यता से अपने आप को मुक्त रखना चाहिए, बल्कि इन दोनों गुटों के परस्पर विरोध के कारण ही, परस्पर खींचतान के कारण ही 2 विश्व युद्धों का सामना विश्व कर चुका है। तो उसका पुनः आसार ना बने, पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए हमें अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहिए। तो ये असंलग्नता की नीति जो है ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक प्रकार से एक बहुत बेहतर और बहुत व्यापक विकल्प के रूप में, स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में, असंलग्नता के प्रतीक के रूप में गुट निरपेक्ष आंदोलन एक एशिया अफ्रीका के देशों को मजबूत आधार प्रदान करने वाली अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्ति के रूप में दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देश जो हैं वो परस्पर एक दूसरे के साथ विवादग्रस्त रूप में प्रभावित हैं। राष्ट्रों के मध्य संघर्ष और युद्ध की स्थिति जो है वो बहुत व्यापक रूप में देखने में आती है। हिंद महासागरीय क्षेत्र जो है, जो कभी बिल्कुल उदासीन प्रकार का क्षेत्र माना जाता था, अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हिंद महासागरीय क्षेत्र में शक्ति प्रतिस्पर्धा की प्रवृत्ति का स्पष्ट अवलोकन किया जा सकता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के उपरांत हिंद महासागरीय क्षेत्र में शक्ति प्रतिस्पर्धा के केंद्र की स्थापना भी हुई है और जो दक्षिण अफ्रीकी क्षेत्र है, यहाँ पे रंग भेद की नीति के रूप में एक नस्लवाद प्रभावी हो रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस रंग भेद की नीति में भी कमजोरी आई है, थोड़ा सा लचीला हुआ है और अब समय के प्रभाव के साथ साथ रंग भेद और नस्लवाद का जो उग्रतावादी प्रभाव है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। मुक्ति आंदोलन जो एशिया अफ्रीका के देशों में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के उपरांत चले थे, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की गिरफ्त से अपने आप को मुक्त करने के उद्देश्य के रूप में, इन मुक्ति आंदोलनों की भी लगातार सफलता देखी जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक प्रवृत्ति हस्तक्षेप की राजनीति के रूप में उत्पन्न हुई है, जिसमें 2 देशों के क्षेत्रीय विवाद में भी महाशक्ति के रूप में या अन्य देशों के हस्तक्षेप के रूप में अंतर्राष्ट्रीय दबाव और प्रभाव देखा जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हस्तक्षेप की राजनीति भी बहुत ज़्यादा प्रभावी हो रही है। साथ ही साथ जो विश्व है वो बहुध्रुवीयता से द्विध्रुवीयता की तरफ अग्रसर हुआ। 1964 में अणु बम का रहस्य ढूंढकर और 1967 में हाइड्रोजन बम का रहस्य ढूंढकर चीन जो है वो महाशक्ति की बिरादरी में अपनी दस्तक देने लगा और शक्ति के असंलग्न गुट के रूप में, गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रयासों से जो असंलग्नता की नीति का निर्धारण और उसका व्यापक प्रयोग किया गया, तो गुट निरपेक्ष गुट के रूप में भी एक और शिखर या विकल्प तैयार हो गया। तो शक्ति की दृष्टि से विश्व जो है वो बहुध्रुव से एक ध्रुव की तरफ, बहुध्रुवीय व्यवस्था से द्विध्रुवीय व्यवस्था की तरफ और द्विध्रुवीय व्यवस्था से एक ध्रुवीय व्यवस्था की ओर अग्रसर हो रहा है। एक ध्रुव इसलिए क्योंकि 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ और सोवियत संघ के विघटन के साथ ही जो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व 2 प्रमुख गुटों में विभाजित दिखाई पड़ता था,
साम्यवादी गुट और अमेरिका और उसके समर्थन वाला गुट। तो साम्यवादी गुट में 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत एक बहुत बड़ी कमजोरी या एक गैप दिखाई पड़ा और ऐसा माना जाने लगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब महाशक्ति का स्तर मेंटेन करने वाला जो कहना चाहिए प्रभाव है वो सोवियत संघ का समाप्त हो गया और अमेरिका जो है वो अब एकमात्र महाशक्ति के रूप में स्थापित है। इसी प्रकार पूर्वीय यूरोपीय देशों में बल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, यहाँ पे सोवियत संघ के हस्तक्षेप के आधार पर साम्यवाद को स्थापित किया गया था। तो धीरे धीरे यहाँ से भी साम्यवाद का पतन हुआ पूर्वी यूरोपीय क्षेत्र से। फिर जो राष्ट्रमंडल है जिसमें उपनिवेश के आधार पर वे देश जो कभी ब्रिटेन के उपनिवेश रह चुके थे, ऐतिहासिक रूप में उन्होंने अपना एक संगठन बनाया जो राष्ट्रमंडल के नाम से जाना जाता है। तो उसकी शक्ति और उसका प्रभाव भी धीरे धीरे बहुत कम होता जा रहा है। इसके अतिरिक्त G7 जो एक आर्थिक आधार पर, विकास के आधार पर जो ग्रुप बनाया गया, उसकी भूमिका, राष्ट्रों की जो भूमिका है, G7 राष्ट्र जो हैं जिसमें अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली और जापान, जिसमें बाद में रूस को भी संबद्ध किया। तो विश्व के विकसित देश जो हैं वो अर्थव्यवस्था पर अपना प्रभाव और अपना नियंत्रण कायम कर रहे हैं, ऐसा इस G7 राष्ट्रों की प्रक्रिया और उनके सिद्धांतों से स्पष्ट होता है। इसी प्रकार से G15 जो देश हैं, विश्व के 15 विकासशील देश जिसमें भारत भी एक सदस्य है, इनके लगातार सम्मेलन और इनकी जो क्रियाएं हैं वो भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक विशेषता के रूप में परिलक्षित होती हैं। इसके अतिरिक्त प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि के आधार पर विश्व को 2 भागों में बांटा गया है, उत्तर और दक्षिण। सामान्यतः उत्तरी देश जो हैं वो समृद्ध विकसित देश हैं और दक्षिणी देश जो हैं वो आर्थिक दृष्टि से कुछ अर्धविकसित हैं, पिछड़े हुए हैं या विकासशील हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उत्तर दक्षिण संवाद और दक्षिण दक्षिण संवाद के रूप में एक नया मापदंड स्थापित हुआ है। इसका अर्थ यह है कि विकासशील देशों को या अर्धविकसित और अविकसित देशों को विकास के एक सामान्य स्तर तक लाने के लिए जो उत्तरी देश हैं उन्हें सहयोग और सहायता का रवैया अपनाना चाहिए, ताकि अतिरिक्त आर्थिक सहायता और अन्य सहायता के माध्यम से जो दक्षिणी देश हैं, क्षेत्र है, यानी जो अर्धविकसित अल्प विकसित क्षेत्र है, ये अपना सामान्य विकास सुनिश्चित कर सके। ये कहलाता है उत्तर दक्षिण संवाद, जिसमें बहुत प्रकार के आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी या अन्य मानवीय आधार पर जो सेवाएं होती हैं उनसे संबंधित अनेक प्रकार के प्रयास जो हैं वो उत्तरी क्षेत्र द्वारा दक्षिणी क्षेत्र के लिए किए गए हैं। और साथ ही साथ दक्षिण दक्षिण संवाद, जिसमें उत्तरी पक्ष समृद्ध पक्ष से सहायता लेने की से पहले जो दक्षिणी देश हैं, जो अल्प विकसित हैं, अर्ध विकसित हैं या विकासशील हैं, इन्हें परस्पर एक दूसरे की सहायता के लिए भी प्रयास करने चाहिए। लेकिन जैसा कि हम पूर्व में देख चुके हैं कि ये सहायता जो है वो कूटनीति के रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रभावी हो रही है। सोवियत संघ जो है, यूएनओ, जो विश्व सरकार की कल्पना को साकार करने वाला एक अंग या संगठन माना जाता है, इसकी सदस्य संख्या भी लगातार, इसका आकार भी लगातार बढ़ता जा रहा है। 51 सदस्यों से शुरू हुआ यह संगठन आज बहुत अच्छी अपनी स्थिति और आकार को दर्शाता है। इसी प्रकार अक्टूबर 1990 में भी जर्मनी का एकीकरण हो गया, जो पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के रूप में विभक्त था। जर्मनी का एकीकरण हुआ। परमाणु परीक्षण जो है उनका दायरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है।
ये विश्व के लिए एक चेतावनी भी है, जैसा कि हमने अभी पूर्व में देखा कि एक तरफ तो शस्त्रीकरण के प्रयास किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ निशस्त्रीकरण की प्रक्रियाएं तेज की जा रही हैं। लेकिन शस्त्रीकरण की दिशा में भी एक से एक अत्याधुनिक हथियार और उपकरण जिस तेजी से बनते जा रहे हैं, उससे ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है कि परमाणु परीक्षण की दिशा में हर देश किसी न किसी रूप में चेष्टारत है। और ये एक प्रकार की ऐसी प्रवृत्ति है जो अंततः विश्व के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी बन सकती है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन समस्त प्रवृत्तियों को, एक प्रकार से उग्रतावादी जो प्रवृत्तियां हैं, उन्हें नियंत्रित करने के उद्देश्य से निर्मित जो संगठन है यूएनओ, इसकी कार्यवाही में भी महाशक्तियां या बड़े देश जो हैं वो अपना प्रभाव या अपना कहना चाहिए शक्ति का जो आधार है वो मेंटेन रखते हैं या उसके आधार पर वो राजनीति और प्रक्रियाओं का संचालन करते हैं। इसके अतिरिक्त तीसरा विश्व जो है, इसका प्रभाव और महत्व बढ़ता जा रहा है। एक समय ऐसा था जब एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों को, विकासशील देशों को बहुत उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता था और ये समझा जाता था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इनकी कोई उल्लेखनीय भूमिका नहीं है। लेकिन अपनी संख्यात्मक शक्ति के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका एक तीसरे विश्व जो अमेरिका और सोवियत संघ की द्वितीय विश्व युद्ध की कूटनीति के बाद की राजनीति के बाद उपनिवेश और साम्राज्यवादी शक्तियों के चंगुल से अपने आप को मुक्त करने वाले एशिया और अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देश जो हैं, इन्होंने स्वतंत्र रूप में अपना जो प्रभाव राजनीतिक रूप में कायम किया। इनका संख्यात्मक प्रभाव जो यूएनओ की सदस्यता के रूप में स्थापित हुआ, इसका अंतर्राष्ट्रीय, इसे तृतीय विश्व के रूप में जाना जाता है। इस गुट को एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देश जिन्होंने साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादी देशों से अपने आप को मुक्त करके स्वतंत्र रूप में अपने आप को स्थापित किया, ये तृतीय विश्व है। तो इसकी भूमिका संख्यात्मक कारण से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत बढ़ गई है। ये कुछ सामान्य प्रवृत्तियां हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती हैं। द्वितीय विश्व युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अनेक नवीन प्रवृत्तियों, अनेक घटनाओं और नए विकासों के, नए प्रकार के विकास के लिए बहुत ज़्यादा अलग प्रकार से या भिन्न प्रकार से पहचानी जाती है। शीत युद्ध, गुटों का विभाजन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो शक्ति का ध्रुवीकरण, बहुध्रुवीकरण, फिर केंद्रीकरण, इस तरह की जो विश्व राजनीति का केंद्र बिंदु है वो अब यूरोप न रहकर एशिया और अफ्रीका में शिफ्ट हो चुका है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन समस्त चुनौतियों, घटनाओं, शस्त्रीकरण, हस्तक्षेप, कूटनीति, राजनीति, इन सब का एक परिणाम ये हुआ कि अब विश्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सामान्य संयुक्त व्यवस्था को विकल्प के रूप में स्थापित करने के लिए चेष्टारत भी दिखाई पड़ता है। हालांकि देशों की आंतरिक राजनीति में, कूटनीति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है। हर देश अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि मानते हुए उन्हीं के आधार को अपना सर्वोच्च लक्ष्य समझते हैं। किसी भी रूप में परस्पर एक दूसरे के साथ तनाव होने पर उनके साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं करना चाहते। इसलिए हम निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत बहुत तेजी से सक्रिय होते हुए अनेक उतार चढ़ाव के आधार पर भिन्न भिन्न रूप में अपना प्रभाव या अपना स्वरूप साकार करती जा रही है, प्रत्यक्ष करती जा रही है। यूएनओ की भूमिका के रूप में अगर हम देखें तो जो अभूतपूर्व विस्तार और कहना चाहिए एक उम्मीद
शक्तियों में जो विस्तार लगा है सोवियत संघ का, और साथ ही साथ उस सोवियत संघ की भूमिका से जो उम्मीद एक प्रकार की रखी जा रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो भी अभूतपूर्व है। तो ये सब बहुत अलग प्रकार की विशेषताएं हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए दिशा निर्धारण की भूमिका तैयार करती हैं। धन्यवाद।